यस स्टार्टेड। हाँ सर। अभिजीत यस मेरा आवाज आ रहा है आपको? है सर। अच्छा देखो सर, तो बेसिकली हम लोग रिसेंटली ऑडिट के अंदर তুমি অডিটের যে ক্লাসগুলো দিয়েছিলাম করতে পেরেছো? কাজ করতে পারোনি? এফএম কি কি করেছো? কস্ট অফ ক্যাপিটাল, টিভিএম স্টার্ট করেছো? দেখেছো? টিভিএমটা তোমাদের এখন সিলেবাসে নেই, কিন্তু টিভিএম এর উপরে ক্যালকুলেশনের উপরে বেস করে পুরো ফিনান্সটা দাঁড়িয়ে থাকে না, এই জন্য আমি টিভিএম করাই। সিলেবাসে থাকুন টাইম পেলেও মানে উপরেই পুরো ক্যালকুলেশন যত থাকে না, ফিউচার ভ্যালু অ্যানুইটি ফ্যানুইটি সব তো আগের ক্যালকুলেশন তো সবই থাকবে না। এবারে যদি আমার এই টিভিএম এর কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে তাহলে আমি ওকে নিতে পারবো না, এই জন্য আমি পুরোটাই করাই, এই জন্য আমি ছাড়ি না। হ্যাঁ, ওই টিভিএমটাকে ফাউন্ডেশনে ঢুকিয়ে দিয়েছে ওই জন্য ওটাকে এখন আর ইন্টারে দেয় না। কিন্তু সবার তো টাইপ টিভিএম এর ভালো সেন্স থাকে না, इंटरेस्ट कैलकुलेशन सेंस থাকে না। तो ठीक है चलो एफएम एयर क्लास में डिस्कस। अच्छा इससे पहले ना हम लोग क्लास में ये वाला टॉपिक को बेसिकली कवर किए, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। इसमें इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर कुछ केस स्टडीज क्वेश्चन था, उसको भी डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ मेनली जो है कि मेरा शॉर्ट नोट जो मैं क्लास में लिखाता हूँ फॉर दी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, उसके अंदर भी काफी सारा इंपॉर्टेंट जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिट प्रोसीडियर्स, ठीक है, ये सब चीजों में मैंने थोड़ा सा फोकस किया था। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस और बताओ ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है, स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, और कुछ केस स्टडीज क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है, ठीक है, कुछ केस स्टडीज क्वेश्चन आल्सो। ये सब टॉपिक इससे पहले जस्ट डिस्कशन हुआ है। और लास्ट क्लास में ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में मैंने बातचीत किया था। तो आज मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मेरा भी कुछ नोट लिखाना है, उसको पहले मैं लिखाऊंगा, फिर जाके मैं ये वाला पॉइंट में डिटेल्स में बातचीत करूँ। ये जो भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ ये एक्चुअली ओवरऑल ऑडिट कॉन्सेप्ट को एक बार बताने के लिए, ठीक है। ऐसे तो ऑडिट में बात करूँ तो बहुत बात होगा, लेकिन एक ए टू जेड अगर शॉर्ट में ऑडिट को बताया जाए तो एग्जाम टाइम में ना लिखने में काफी हेल्प होता है, ठीक है। क्योंकि अब जो शॉर्ट नोट्स होगा हार्डली आपके किताब कॉपी के अंदर में भी 10-15 पेज में पूरा शॉर्ट नोट्स ऑडिट रिलेटेड कि ऑडिट क्या है, ठीक है। इसका एक शॉर्ट समरी नोट्स के अंदर भी है और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी, ठीक है। तो ये काफी हेल्प करता है एग्जाम सिचुएशंस में ऑडिट को शॉर्ट में याद करने के लिए भी और अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर बाद में मैं एक एक टॉपिक के अंदर भी डिटेल्स में जाता हूँ। जैसे कि थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो। তুমি এখান থেকেই লেখো যে টপিকগুলো তোমার ছুটে গেছে, মানে তোমার আগে যেগুলো পড়ি তুমি ক্লাস আমি পাঠিয়ে রেখেছি, তুমি জাস্ট একটু না পড়ে নেবে, নাহলে না পরে অনেক ডিলে হয়ে যাবে। तो लास्ट क्लास में मैं जहां पर छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो, एफएक्यू फॉर्मेट में लिखो सर, क्योंकि मैं सारा का सारा एफएक्यू सिस्टम पे ही। हाँ बोलो सर। स्क्रीन शेयर नहीं। ओ अच्छा, गुड आफ्टरनून नील। गुड आफ्टरनून सर। राइट डाउन दी स्टेप्स to collect audit evidences. Collect audit evidences relating to stocks, basically stock audit। ये भी बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है स्टॉक ऑडिट करना, ठीक है।
इसका कुछ स्टेप है, मैं जिसको आपको फटाफट थोड़ा लिखा देता हूँ। लास्ट दिन मैंने आपको ऑडिट एविडेंस के बारे में लिखाया था, और आज मैं आपको ऑडिट स्टॉक ऑडिट का कुछ स्टेप्स बताऊंगा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। फिर धीरे धीरे मैं आपको ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में बताऊंगा, जॉइंट ऑडिटर का काम बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, एक एक करके बात को आगे लेके चलते हैं। चलो, नहीं, ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट डिसाइड नहीं करता है कि मेरे को स्टॉक ऑडिट करना है कि नहीं करना। जिसका ऑर्गेनाइजेशन से वो डिसाइड करता है कि मेरे को स्टॉक ऑडिट करवाना है, ठीक है। तो अगर वो स्टॉक ऑडिट के लिए तुमको रिक्रूट करता है, रिक्रूट माने बेसिकली एंगेज करता है, यहाँ पर ऑडिटर को कोई जॉब नहीं देता, ठीक है, ऑडिटर को यहाँ पर एंगेज किया जाता है। तो अगर तुम्हारे दुकान में स्टॉक है और गवर्नमेंट क्या करता है ना, आपको स्टॉक ऑडिट का डेटा मांगता है, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ स्टॉक ऑडिट, ठीक है। तो अगर आपका, क्योंकि आपका स्टॉक रिलेटेड बिजनेस है, ठीक है, तो अगर आपका स्टॉक रिलेटेड बिजनेस है तो आपको कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होगा। तो जब आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होगा तो आप मानो आपका बिजनेस है और मानो ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, अब ये आपके बिजनेस पे जाएगा और पूरा स्टॉक का ऑडिट करेगा। अब स्टॉक को ऑडिट करके वो जो भी स्टॉक है, जो तुम्हारा सेल परचेस के साथ कॉन्सेप्ट है कि कितना स्टॉक आया कितना स्टॉक गया, इस चीज के अंदर डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। अगर सही तरह से बिजनेस किया जाए तो डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस में मैनिपुलेशन करते हैं। क्यों करते हैं? प्रॉपर हिसाब दिखाने के लिए नहीं। मुझे प्रॉपर हिसाब नहीं दिखाना है, सिंपल बात है कि जब मैं फ्रॉड, मेरे दिमाग में कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चलता है, जितने का सेल हुआ नहीं है मैं उससे कम सेल दिखाना चाहता हूँ ताकि सरकार के घर में मेरे को टैक्स कम देना पड़े। ज्यादातर केस में तुमको ऐसा लोग ज्यादा मिलेगा जो सरकार का टैक्स चोरी करने के लिए, या सरकार के घर में जीएसटी कम दिखाने के लिए, सरकार के घर में इनकम टैक्स कम दिखाने के लिए सेल को कम करेगा। ऐसा लोगों का संख्या ज्यादा है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शनल लोग भी होते हैं जैसे ए राजा, ठीक है, रामलिंगम राजू, रामलिंगम राजू, ठीक है, सत्यम कंप्यूटर्स, ठीक है। सत्यम कंप्यूटर के केस में वो लोगों ने प्रॉफिट को कुक किया था, माने सेल हुआ नहीं था फिर भी सेल दिखाया गया था। प्रॉफिट कुक करके वो ये बताने का कोशिश किया कि देखो भाई, मेरा बिजनेस इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कितना प्रॉफिट किया। और प्रॉफिट दिखाने के लिए रेवेन्यू जनरेट करना जरूरी है, और रेवेन्यू जनरेट करने सेल दिखाना जरूरी है। वास्तव में सेल हुआ नहीं है फिर भी सेल है, और उसको ऑडिटर जाके हाँ कर दिया। और कौन सा ऑडिटर था? पीडब्ल्यूसी। यानी इस तरह का खेल बहुत खतरनाक हो सकता है सर, ये रेगुलर। हाँ, हाँ, पीडब्ल्यूसी बिग फोर। बाद में तो जब पता चला ना ये पूरा स्कैम था, ये सत्यम स्कैम के नाम पे या स्कैंडल के नाम पे चलता है, कि जब बाद में इसके बारे में पूरा केस हुआ था, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, सेबी इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कुछ भी बाकी नहीं था इसमें इन्वेस्टिगेट करके, फिर जिसका जो ओनर था कंपनी का उसको जेल, पीडब्ल्यूसी का जितना चार्टर था उनका लाइसेंस छीन लेना और उसको भी जेल में डालना, एज वेल एज पीडब्ल्यूसी को इंडिया में 2 साल के लिए ऑडिटिंग काम के लिए बैन कर दिया। इतना बड़ा सिचुएशन आया। चलो ठीक है, मैं आपको चलो पढ़ाते पढ़ाते और भी स्टोरी बहुत है। इस मार्केट में इतना स्टोरी है फाइनेंशियल लेवल में, ये स्टोरी खत्म नहीं हो। तो राइट डाउन द स्टेप्स टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस रिलेटिंग टू स्टॉक। तो जब आप ऑडिट स्टॉक का ऑडिट करने जाओगे, जैसे मेडिकल कंपनीज में बहुत स्टॉक ऑडिट का जरूरत पड़ता है, इसलिए ये लोग हर केस केस में ना ऑडिट स्टॉक का डिटेल्स रखता है। हाँ, 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 मेडिकल में तो होता ही है, केमिकल कंपनीज में। मैंने जहाँ का स्टॉक रिलेटेड काम बहुत हो वहां पर स्टॉक ऑडिट मैंडेटरी। मैनेजमेंट खुद भी कराते हैं अपना, सब कुछ ठीक ठाक, सारा कुछ सही है चल रहा है एक नीचे, समझ में आ रहा है? ये सब काम करते करते और एक्सपीरियंस हो जाता है, जिस तरह से शुभजीत बता रहा है, क्योंकि वो काम करता है ना, इसलिए उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। हेडिंग करो सर, इंस्पेक्शन। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज में लिखो, ऑडिटर will inspect stock
Auditor will inspect stock inward as well as outward. Inward, outward, मैंने जो स्टॉक तुम्हारे दुकान में आ रहा है और जो स्टॉक तुम्हारे दुकान से जा रहा है, मैंने बेसिकली जब तुम परचेस करते हो इनवर्ड स्टॉक लेते हो और जब तुम सेल करते हो तो आउटवर्ड स्टॉक भेजते हो, है ना। तो कितना आया और कितना गया। इसके साथ साथ रजिस्टर भी मेंटेन करते होंगे, है ना। इसके साथ साथ कुछ गोडाउन वगैरह में यूज होता है बिन कार्ड का। थैंक यू। बिन कार्ड में मेंटेन होता है स्टॉक का डिटेल्स। जो स्टॉक कीपर होता है ना, वो सारा चीज मेंटेन करता है। स्टोर लेजर, थैंक यू। स्टोर लेजर टू गेट डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंसेस। मैंने बेसिकली आप स्टॉक को चेक करने जाते हो और स्टॉक को जब चेक करने गया तो कितना सामान तुम्हारे दुकान में आया, मैंने बेसिकली गोडाउन में आया, कितना गोडाउन से निकला, कितना रजिस्टर में दर्ज हुआ है, कितना पिन कार्ड में दिखाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें फीफो लिफो मेथड में तुम सारा चीज को मेंटेन करते हो। एग्जैक्टली मतलब बेसिकली शुभजीत बोल रहे कि अगर मानो कि मेरा प्रोसेसिंग यूनिट्स है तो कुछ प्रोडक्ट मेरा रॉ मटेरियल के रूप में है, फिर वहां से फाइनल गुड्स के लिए वो निकलते हैं, जो कॉस्टिंग में आप लोग सीखते हो फिनिश गुड्स के लिए। तो जो रॉ मटेरियल अगर स्टॉक पड़ा हुआ था वो फिनिश गुड्स के लिए जाएगा, ठीक है, तो वो भी तो आउटवर्ड की तरह ही माना जाएगा उसको। फिर इस तरह से पूरा प्रोसेसिंग चलता रहेगा, तो उसका भी हिसाब किताब एक स्टोर कीपर को करना पड़ता है। इसका डिटेल्स तुमको बिन कार्ड में मिल जाता है, स्टोर लेजर के बुक में मिल जाता है, रजिस्टर में भी मिल जा सकता है, आउटवर्ड इनवर्ड का डिटेल्स चेक करने से भी मिल जा सकता है, ठीक है। तो वही सब डेटा चेक करना है। तो वही चीज बोला कि ऑडिटर विल इंस्पेक्ट स्टॉक इनवर्ड, स्टॉक आउटवर्ड, रजिस्टर, पिन कार्ड, स्टोर लेजर टू गेट डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंसेस। एंड एक्चुअली ये मेरा जो ये पॉइंट चल रहा था ये ऑडिट एविडेंस का ही कनेक्शन में चल रहा है। जो लास्ट क्लास में मैंने ऑडिट एविडेंस स्टार्ट किया था उसी के अंडर पे ये स्टॉक ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने ऑडिट एविडेंस कराया था, उसी के पार्ट में ये वाला टॉपिक भी कंटिन्यूएशन में चल रहा है। फिर और चीज लिखो सर इसमें, एक तो तुमने इंस्पेक्शन करेगा, सेकेंडली तुम क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन। ऑडिट एक बहुत खतरनाक चीज है सर। अगर देश को सही ट्रैक पे लाने का काम करना है ना सर, ऑडिट से ही देश ट्रैक पे आ जाए कि देश सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो भी पॉलिटिकल जितना भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके पास ताकत है वो पूरा कंट्री को हिला रहा है अपने दम से। लेकिन ऑडिट में इतना दम है कि ये अगर सब चीज ट्रांसपेरेंट हो तो पूरा कंट्री ट्रैक में है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता अगर ऑडिटर सही काम कर रहा है। और आने वाले समय में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितना और टाइम आगे आएगा इंडिया मोदी जी ने एक बात किया। अब चलो अभी तो पॉलिटिक्स का टाइम है क्योंकि वोट का टाइम है, मैं वोट के इलेक्शंस मैटर पे बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे आज मोदी जी रहे, कल मोदी जी की जगह कोई और पॉलिटिकल पार्टी का नेता आए, अगर उसका डेवलपमेंट का मकसद इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाने का है, जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर्स बार बार बता भी रहा है और कुछ कदम भी उठा रहा है जिसमें पता लग रहा है कि हाँ इंडिया एटलीस्ट डायरेक्शंस पे तो है, ठीक है। अब कितना कर पाया नहीं कर पाया इसको लेके वाद विवाद हो सकता है। आप मैं बोलूंगा हुआ है, आप बोलोगे नहीं हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा देश को खुशी कर पाना, सबको खुश करके चलना इट्स नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। मैं बोलूंगा नहीं कुछ तो हुआ है, कोई बोलेगा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे को कुछ मिला नहीं है फिर भी मैं मोदी जी का तारीफ करता हूँ ठीक है, जिसको मिलता है वो तारीफ, वो बोलते नहीं नहीं इतने में क्या होगा और चाहिए। कोई बोलेगा क्या दिया है, कुछ नहीं दिया मोदी, सब लिया ही है। उस दिन एक से बात कर रहा था, अरे मोदी आने के बाद कुछ दिया नहीं, मोदी सिर्फ लिया है, हाँ? सब करा हुआ है। तो अलग अलग लोग अलग अलग बात करता है, लेकिन अलग अलग है ना। क्वेश्चन इज दैट कि अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि जब हमें देश को डेवलप करना है तो देश का बिजनेस को ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको डर लगता है, सबको डर लगता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे पढ़ने आया तो मुझे अलग अलग 4 दिन देखने लगा क्या चल रहा है,
जैसे हमारे सीधे में डेमो क्लास में सुधार किसान पता चलेगा कि महिला कैसे पढ़े वही है जब कोई फॉरेन का इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर पहले करना चाहिए तो पहले तो बोल रहे थे कि ये में कितना बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रांसपेरेंसी ये दो चीज होना से ऑटोमेटिकली रास्ता एकदम सही बात एकदम सही बात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मैंने बिजनेस करना आसान है या नहीं है मैंने क्या तुमको बात बात में हजारों पेपर जमा करना पड़ रहा है ठीक है लीगल मैंने हर जगह में एक रेड टैप बोलते हैं इसको ठीक है मैंने हर जगह में एक रेड टैप मैंने क्या इसका फॉर्म भरो उसका फॉर्म भरो ठीक है एक ऑर्गेनाइज सिस्टम पे चलाओ 10 जगह में फॉर्म का माथा ना लगाओ ठीक है उसमें क्या होगा ना ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक कॉन्सेप्ट में क्या होगा इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेसी अगर ज्यादा चल जाता है ना तो फिर क्या है ना कि वो तुम बिजनेस कर ही नहीं पाओ ठीक है ये बोलेगा तुम अब मेरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया वो बोलेगा तुम मेरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया तो इस तरह से बिजनेसमैन का बिजनेस नहीं हो सकता बिजनेसमैन को थोड़ा सा इनोवेटिव वे में खुला छूट देना चाहिए और साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटिव वे से उसका जो भी चीजें हैं उसको कंट्रोल तो चीजों को सिंपल रखना और ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल है इंटरनल ऑडिट एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिट समझ रहे हो सर इसलिए सुनने में बड़ा इजी चीज है बट ये जितना इजी है ना ये इजी है कॉम्पिटेटिवली काफी इजी काम है मैंने इजी बने क्या आप मुझे बताओ ट्रांसपेरेंसी दिखाना इतना क्या बड़ी बात है घर पे सब चीज सही चल रहा है इसमें इतना बिग डील कहाँ है मैं इस चीज को ऐसे ही देखता हूँ लेकिन हम लोग इतना ज्यादा कोरप्टेड माइंड के होते हैं ना एक घोटाला को बंद मतलब छुपाने के लिए जिसको हम लोग बंगाली में एक बहुत सुंदर सा एक वर्ड यूज करते हैं साग दिए माछ ढका ठीक है सपोज तुम्हारे घर में मछली है लेकिन तुम मछली को छुपाना चाहते हो और कोई साग या साग माने सब्जी वगैरह से उसको तुम ढक रहे हो लेकिन वो मछली है भाई उसका तो स्मेल आ जाएगा ना समझ रहे सर तो तुम ढक नहीं सकते क्योंकि मछली का जो उसका जो आंस का जो एक खुशबू बोलो बदबू बोलो जो जिसका है ठीक है वो तो बाहर निकल के आ ही जाएगा तो तुम कैसे छुपाओगे आज नहीं तो कल वो बाहर आ ही जाएगा तो पॉइंट यही है कि ऑडिटर अगर सही तरह से काम करे तो बहुत काम इजी हो जाता है और ये नॉट अ बिग डील आपको बस अकाउंट्स आना चाहिए टैक्स आना चाहिए इकोनॉमिकल फंडा आना चाहिए तो आप जो भी पेपर में सब्जेक्ट्स है वो सारा कुछ लीगल का सब कुछ सारा सब्जेक्ट मिला के ऑडिट का काम अगर आप स्टॉक वाले एकदम लीगल लिखो सर ऑडिटर विल बी ऑब्जर्व the manner of stock taking manner of stock मैंने स्टॉक का हिसाब कैसे रख रहा है ठीक है ऑडिटर विल बी ऑब्जर्व द मैनर ऑफ स्टॉक टेकिंग टू कलेक्ट विजुअल एविडेंसेस टू कलेक्ट विजुअल एविडेंसेस माने तुम स्टॉक का हिसाब किस तरह से रख रहे हो माने तुम अगर एक स्टोर कीपर हो एक बिजनेसमैन एक गोडाउन का तुम स्टोर मैनेजर हो तो तुम किस तरह से मैनेज करो ऑडिटर जब उसको पूछेगा ना तो स्टोर कीपर वही करेगा जो उसका ओनर उसको बोल के रखेगा कि भाई तुम ऐसे ऐसे करो ठीक है तो उससे उसको एक विजुअल एविडेंस मिल जाएगा कि भाई इसका तरीका क्या है सही है कि गलत है या फिर जिस तरीके से वो कर रहा है इस तरीके से गलत होने का चांसेस ज्यादा है कि गलत ना होने का चांसेस ज्यादा है अगर इंटरनल जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंटरनल कंट्रोल ठीक है इंटरनल कंट्रोल अगर सही है तो फिर इसका मतलब यही है कि वो प्रोसेस सही रखेगा और अगर इंटरनल कंट्रोल गलत है इंटरनल कंट्रोल अच्छा होने का मतलब क्या है कि हर डिपार्टमेंट के लिए जब एक ऑर्गेनाइजेशन हर जगह में बंदा बिठा के रखता है इसका मतलब इसका इंटरनल कंट्रोल टॉप नॉच है मतलब वो सही रखना चाहता है तभी हर डिपार्टमेंट के लिए बंदा को रखा है अगर उसको एक बंदा रख के सारा डिपार्टमेंट संभालना होता ठीक है तब उस पर इतना खर्चा करने का जरूरत नहीं होता एक बंदा रखता वही सारा डिपार्टमेंट संभालता इसका मतलब बिजनेस काम भी कर रहा है पैसा भी कमा रहा है और वो पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहा है उसमें वो जॉब भी क्रिएट कर रहा है और जॉब क्रिएट करके अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस को एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह डेवलप कर रहा है जिसमें वो सिर्फ अकेला करोड़पति नहीं बन रहा है गवर्नमेंट किस तरह का बिजनेस को बेसिकली प्रॉब्लम में लाना चाहता है मैंने मैंने गवर्नमेंट चाहता क्या नहीं है गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि सारा पैसा तुम अपने पास रखो ठीक है
तुम ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पैसा कमा रहे हो और सारा पैसा सिर्फ अपने पीछे ही खर्चा कर रहे हो। अगर तुमको ट्रांसपेरेंसी दिखाना है तो तुम डिपार्टमेंट वाइज खर्चा भी करोगे ना। और दो तीन चीजें, अगर तुम्हारा बिजनेस का बहुत ज्यादा सीक्रेट है, ठीक है, तो तुम डिपार्टमेंट वाइज इतना लोग नहीं रखोगे, क्योंकि तुम्हारा सीक्रेट मार्केटेबल हो जाएगा। एक बंदा रखो, उसको सारा चीज पता चलेगा, तो तुम्हारा बिजनेस सीक्रेसी पे चलेगा। और सीक्रेसी का मतलब क्या, तुम सीक्रेट क्यों रखना चाहते हो? समझ रहे सर? और गवर्नमेंट यही सब बिजनेस को बेसिकली प्रॉब्लम में लाना चाहता है ना, उसको ही प्रॉब्लम में डालना चाहता है। ठीक है, और इसी को लेके ये सब छानबीन चलता रहता है। ऐसे ऑडिटर तो कोई विजिलेंट ऑफिसर की तरह काम नहीं करता। ऑडिटर का काम है, जाओ ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करो, रिपोर्ट जमा करो। तुमको चोर पकड़ना नहीं है, ठीक है, तुमको चोर पकड़ना नहीं है। तुम बस देखो कि हुआ क्या है, बाकी चोर पकड़ने का काम सरकारी दफ्तर के गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोग हैं, वो करेगा। लेकिन तुम्हारा रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी रिपोर्ट के बेसिस पे सारा खेल खेला जाए। इसलिए ऑब्जर्वेशन पे लिखो, ऑडिटर विल बी ऑब्जर्व द मैनर ऑफ स्टॉक टेकिंग टू कलेक्ट द विजुअल एविडेंसेस। सिंपल, इतना लिखो। नील, अभिजीत, लिख रहे हो आप लोग? है सर। नेक्स्ट, चलो थर्ड पॉइंट लिखो, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। इंक्वायरी करना है एंड कंफर्म भी होना है। मतलब समझ रहे हो ना सर? जब तुम ऑडिट करने जाओगे, तुमको किस किस चीज का ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पर आपको स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। तो ऑडिटर विल इंक्वायर, लिखो, ऑडिटर विल इंक्वायर हिज क्वेरीज, उसका जो भी पूछना है वो मैनेजमेंट को पूछेगा, ठीक है। ऑडिटर विल इंक्वायर हिज क्वेरीज फ्रॉम मैनेजमेंट, फ्रॉम मैनेजमेंट and confirm with external parties also. एक्सटर्नल पार्टीज इन द सेंस कि अगर मैनेजमेंट बोलता है कि भाई मैंने इनको बेचा, मैंने उनको बेचा, तो वास्तव में जिसको बेचा है ऐसा कोई है कि नहीं, ये भी तो पता करना चाहिए। और ये जब डाउट क्रिएट होता है तब ऑडिटर इस चीज के बारे में थोड़ा छानबीन बढ़ाता है कि भाई तुम जिसको अपना कस्टमर बता रहे हो, क्या वास्तव में वो तुम्हारा कोई कस्टमर है, या फिर रिलेटिव को कस्टमर बना के तुम अपना इनवॉइस जनरेट करके सेल को कम या ज्यादा करके दिखा रहे हो। कभी कभी क्या करते हैं कि जिस दाम पे मार्केट रेट है उससे ज्यादा दाम पे सेल दिखा रहे हो, या फिर उससे कम दाम पे सेल दिखा। क्यों? ऐसा करने के पीछे का क्या वजह है? दो वजह हो सकती। या तो तुम प्रॉफिट को घटा के दिखाना चाहते हो, तो तुम रिलेटिव को मैनिपुलेट कर सकते हो, रिलेटिव को बता के रख सकते हो कि भाई जब तुमको कोई पूछने आए तो तुम बोल देना कि मैंने इतने में लिया। और वो वास्तव में तुम्हारा रिलेटिव लगता है, नहीं लगता है, कितना दूर का है, ये तो बहुत बड़ा लेवल का चेकिंग हो जाएगा ना। इतना कौन खींचेगा भाई, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा जाता है ना, तो ऑडिटर को बेसिक कुछ नहीं, वो बस अपना ऑडिट प्रोसीडियर्स पे और ज्यादा छानबीन करे। तो जब तुमको कंफर्मेशन चाहिए, तुम एक्सटर्नल पार्टी से भी कंफर्मेशन ले सकते हो, अगर तुमको बहुत डाउटफुल लगे तो। अदरवाइज कौन धूप में निकल के एक्सटर्नल पार्टी से पूछने जाएगा भाई कि भाई तुमने किसको सेल किया वास्तव में। लेकिन जब घोटाला रहेगा, सरकार को जब लगेगा कि इसमें गड़बड़ लग रहा है, तब आपको एविडेंस जुगाड़ करने के लिए करना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं, बात तो थोड़ी है। देखिए, नहीं तो मेन काम है। हाँ, लेकिन ये तो मेन काम है। जो लोग फार्म खोल के बैठता है, उनका तो मेन काम यही है। सर अभी तो लास्ट सालों से आया, पहला प्रॉब्लम ये 5 लाख से अच्छी है दिया जाता है, उसको भी इस लेकिन उसके साथ पाया गया कि मैंने अभी अपना पसंद नहीं। हाँ हाँ उसमें जो आपका प्रैक्टिस लाइसेंस का कुछ टाइम के 3 साल। हाँ, वो तो है, लेकिन वो मेरे को बोल रहे कि वो बाध्य तो है नहीं है ना। ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन आज इससे पहले रूल्स काफी इसी था। ठीक, 2012 तक अभी कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा सा ऑफिशियली बात नहीं। बाध्य नहीं है। वो दूसरा कुछ भी काम, और भी बहुत सारा काम है, तुम ऑडिट का काम को नहीं लेते हो, कोई बात नहीं, मतलब बाध्य नहीं है कोई, लेकिन करेगा सर।
ये रोजी रोटी का सवाल करेगा, यही मेन है, मतलब ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है ये कोई क्वेश्चन ही नहीं, वो करेगा। वो ऑडिट नहीं करेगा तो क्या करेगा, साल में 4-5 कंपनी का ऑडिट करेगा तो उसी से उसका पूरा ये मेन काम है। और कंपनी उसके पास भागा भागा आएगा, क्योंकि कंपनी जब तक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगा उधर एमसीएस की तरफ से वो पेनल्टी खाएगा। ठीक है, वो पेनल्टी खाएगा क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो सबमिट करना ही है उसको, और बिना ऑडिट रिपोर्ट के एनुअल रिपोर्ट आगे बढ़ेगा ही नहीं, और वो नहीं बढ़ेगा, टाइम पे नहीं होगा तो फिर पेनल्टी खाएगा। बाइजू का हालत देखो ना, बाइजू ने टाइम पे एनुअल रिपोर्ट फाइल नहीं करा बोल के ही तो मुश्किल पैदा हुआ उसका। और वो क्यों नहीं फाइल कर पाया, क्योंकि उसने पूरा फाइनेंशियल घोटाला करके रख दिया। उसका जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है ऐसा इधर उधर उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा, और जो फॉरेन इन्वेस्टर से उसका पैसा पूरा इधर उधर बर्बाद होकर रखा, और वो इसलिए फाइल नहीं कर पा रहा था। ऑडिटर को भी डेलॉयट को काम दिया था, डेलॉयट बीच में छोड़ के निकल गया। और फिर जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड इसमें आ गया, मैंने जब ऑडिटर अकेला बात बन नहीं रहा है तब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड को आ जाना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिटर को बनाने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो उसके ऊपर भी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि सरकार को उनको जवाब देना पड़ता है। तो फिर बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड के जो अभी करंट जो चेयरमैन एंड सेक्रेटरी वगैरह है, ये लोग बोला कि ठीक है हम लोग इस मुद्दे को देखें। समझ में आ रहा है सर? तो ये सब बहुत बड़ा लेवल में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, ऑडिटर विल चेक हिज क्वेरीज, ऑडिटर विल इंक्वायर हिज क्वेरीज फ्रॉम मैनेजमेंट, कंफर्म विद एक्सटर्नल, ठीक है। ठीक, में लिखो सर कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन में लिखो टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ स्टॉक, टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ स्टॉक, माने कैलकुलेशन, मैंने जो स्टॉक का डेटा लिख दिया, मैंने चेक करने का मतलब तो सिर्फ ये नहीं कि बस हाँ हाँ जो भी लिखा है ठीक है, कैलकुलेट करके भी तो देख लो कि प्लस माइनस इंटू डिवाइडेड सब ठीक ठाक हुआ है कि नहीं। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब सिंपल है कि जो भी वो दिखा रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स में, वो सारा डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक है कि नहीं। मेरे को याद आ रहा है ऐसे ही अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को लेके एक सीमेंट कंपनी का ऑडिट करने गया था। हाँ, ठीक है, मतलब मेरा जो चार्टर्ड फार्म था उस फार्म की तरफ से मैं इनिशियल डेज में 1-2 साल काम किया, ठीक है। तो उसी टाइम पे जितना भी काम करता हूँ वही उसी का एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं 8 साल हो गया, 9 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो ज्यादा नौकरी वाला एक मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। बट जितना है उसमें जितना मेरे को पता था वही मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, और बाकी पढ़ाते पढ़ाते जितना। सो सीमेंट कंपनी था, और वो सीमेंट कंपनी वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा डीलर था ऑन दैट टाइम। अभी पता नहीं सर, क्योंकि ये सब तो मार्केट चेंज होता रहता है। 12 साल में उन लोगों का हेड ऑफिस, मैंने मैंने ओनर का घर था 12 साल, और कोलकाता में काशीपुर एरिया में जहाँ पर अनलोडिंग का एरिया है उस एरिया में उन लोगों का फैक्ट्री, हम लोगों का फार्म को काम मिला था उनका स्टॉक ऑडिट करने, ठीक है। तो वो मेरा जो हेड था सर, उनको मैंने जो मेन मेन ऑडिटर था, और हम लोग सब बेसिकली जूनियर थे, तो हम लोग पूरा टीम लेके उनका, क्योंकि गवर्नमेंट से स्पेशल उनका ऑडिट करने के लिए बाध्य किया था, और उन लोगों ने भी किया था। फिर उसके ऑफिस में सीबीआई छापा मारा, रेड पड़ा, तो रेड पड़ा तो फिर जिस दिन रेड पड़ा फिर हम लोगों को फार्म की तरफ से बोला गया कि भाई आप लोग कोई मत जाना, ठीक है। फिर हम लोग को बीच रास्ते से वहां से जाना पड़ा। तो बेसिकली फिर बाद में पता चला कि उनका स्टॉक में बहुत बड़ा घोटाला, और जो कंपनी हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटर थे, और जो इंटरनल ऑडिट करता था मतलब कंपनी का जो अकाउंटेंट था, एक्सटर्नल ऑडिट कंपनी को भी बहुत बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो ऑडिट रिपोर्ट में फिर सही रिपोर्ट कैसे दिया, लास्ट 2 साल का रिपोर्ट में हम लोग का जो फार्म था वो सही रिपोर्ट देके रखा है, ठीक है। तो जो कंपनी सही रिपोर्ट देके रखा है 2 साल से, तो फिर ऑडिटर का क्या खेल है। बहुत बड़ा लोचा है। मैंने फिर फोन करके बीच में बोला कि कुछ मत करो, उधर जाओ ही मत। बाप रे बाप, तो उस टाइम पे तब उतना एज भी नहीं था, ये सब चीजों का सीरियसनेस के बारे में पता नहीं था। वो लोग उस टाइम पे जिसको भी सामने पाएगा उसी को जेल में लेके जाएगा, फिर बाद में तुम कौन हो नहीं हो पता करेगा फिर छोड़ेगा। फिर बाद में पता चला कि जो ओनर था, ओनर को ही मेनली पकड़ा था, पूरा हार्ड डिस्क वगैरह सब छीन के लेके जाएगा, और साथ में ओनर को लेके गया। ओनर का एज था तो फिर उसका बेटा बाद में जाके जेल में गया, ओनर हॉस्पिटलाइजेशन का बहाना मार के
हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ क्योंकि जेल में रहना पॉसिबल नहीं था, फिर उसका बेटा उसके जगह 6 महीना जेल। स्टॉक ऑडिट का ही चक्कर का बात, यानी मेल खेल स्टॉक में ही। उन लोगों का डीलिंग था, मुझे जितना याद आ रहा है, एसीसी का और अल्ट्राटेक सीमेंट। तो उसमें एक हाई क्वालिटी सीमेंट था, एक लो क्वालिटी। तो ये लोग ना बहुत केस में घोटाला क्या किया था, लो क्वालिटी को हाई क्वालिटी बोल के या हाई क्वालिटी को लो क्वालिटी बोल के सेल जनरेट किया, और उसमें दाम में बहुत फर्क था, उसमें मैनिपुलेशन किया। हाँ तो ऑडिटर मिला हुआ था ना। ऐसा बहुत केस है, जस्ट आपको एक छोटा सा बताया, ऐसे ऐसा ही चलता है। तो आज क्या सब सुधर गया? कुछ नहीं सुधर, पूरा खेल ही ऐसा, पूरा मार्केट ऐसे ही चल रहा है। अब क्या बोले, ये तो बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, पर मैं तो बोलता हूँ। नॉर्मली ये सब सिखाने के टाइम पे बोलने का कोई मतलब नहीं है, आगे जाके जब जो एक्सपीरियंस करेगा वो कर लेगा। सिखाने के टाइम पे वही सिखाओ भाई जो सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इतना सोच के नहीं, एक्यूरेसी ऑफ द स्टॉक, ऑडिटर विल इंक्वायरीज क्वेरीज फ्रॉम मैनेजमेंट एंड कंफर्म विद एक्सटर्नल पार्टीज। कंप्यूटेशन में अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करना है। पॉइंट नंबर ई में लिख दो सर, एनालिटिकल रिव्यू। एनालिटिकल रिव्यू का मतलब होता है रेफर्स टू एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियोज, एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियोज। की फाइनेंशियल रेशियोज का मतलब ठीक है, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, जो बिजनेस का स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, बिजनेस का क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में बताता है। ठीक है, अगर क्रेडिट वर्दीनेस में पूरा फाइनेंशियल पैरामीटर है, अगर बिजनेस का क्रेडिट वर्दीनेस में कोई भी सवाल उठता है, उस चीज के बारे में ऑडिटर को बिल्कुल चेक करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल रिव्यू, refers to analysis of key financial ratios to check the solvency positions, to check the solvency सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करने का क्या मतलब? हाँ ठीक है, मैंने अगर मैं आपको करंट सिनारियो में कोई कंपनी के बारे में बात करूं, तो से फॉर एग्जांपल चलो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल डेटा उठाते हैं, इसमें एक पॉपुलर कंपनी का ही नाम ले लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल वी, माने वोडाफोन आइडिया, ठीक है। इसका हालत देखो, तुम जिस इसका फाइनेंशियल सिचुएशन देखो, इसका रेवेन्यू, पीबीटी, नेट इनकम में से 29,000 करोड़ लॉस में चल रहा है, 29,000 करोड़ के लॉस में चल रहा है। ये कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन सरकार चाहता नहीं है कि ये बंद हो जाए, क्योंकि अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर पूरा खेल ही जियो और एयरटेल के हाथ में रहेगा। लेकिन ये चला पाएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल बन रहा है इसका, कि आगे क्या होगा इसका, कि इसका जो लाइबिलिटी ऊपर से सरकार का टैक्स बाकी है, उसको लेके कोर्ट केस चल रहा है। लास्ट ईयर 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट था, इसका पेंडिंग है कांग्रेस जमाने से, 2010 से पहले से इसका पेंडिंग है टैक्स में। फिर जब बीजेपी आया 2014 में, तो बीजेपी बोला भाई किसका क्या पुराना हिसाब है, हम लोग इसको थोड़ा सा भूल के ही आगे बढ़ना चाहते। तो जैसे ही वो आया, अरुण जेटली ऑन दैट टाइम हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है। तो उन्होंने आते ही ना इनको काफी थोड़ा मैंने बेसिकली एग्जेम्पशन दिया, रिबेट दे दिया, बोले चलो भाई आपको बहुत सारा बाकी है, एक सेटलमेंट करते हैं, एक मिनिमम अमाउंट पे करो और आप फ्रीली बिजनेस करो, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा गवर्नमेंट को करना था, ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो न्यू गवर्नमेंट है, न्यू एरा है, तो एक फ्रेशली चालू करे, सबको एक मौका दे, तो इस तरह से अरुण जेटली ने किया था। तो उसके बाद भी बिजनेस अपने आप को देखो मैनेज उस तरह से नहीं कर पाए। ऐसे 2014 के टाइम पे देखो, इसका 16 में 4,250 करोड़ का फिर भी नेट इनकम, 2,700 करोड़ का नेट इनकम था। फिर उसके बाद धीरे धीरे नेट इनकम इसका खराब होता है क्या? तो जब तुम फाइनेंशियल रेशियोज चेक करोगे, इसको चेक करने के लिए आपको बैलेंस शीट का डेटा चाहिए और आपको इनकम स्टेटमेंट का डेटा चाहिए।
तो जब आप ये डेटा चेक करोगे और फाइनेंशियल रेशियोज के हिसाब से चेक कर लोगे तो उसमें आपको बिजनेस का सिचुएशन का पता चल जाएगा। तो एज एन ऑडिटर ये आपके लिए एक बहुत क्लियर पिक्चर क्रिएट कर सकता है ये बिजनेस का करंट सिनेरियो क्या है और वो जिस तरह का सेल वगैरह जो भी दिखा रहा है वो कितना मैच कर सकता है। मैंने तुम जितना सेल बता रहे हो क्या वो सेल करंट पिक्चर के साथ कनेक्ट हो रहा है। मैंने आपके मन में डाउट भी हो सकता है ना भी हो सकता है लेकिन पॉइंट इज दैट रेशियो चेक करके आपको एक पोजीशंस का तो पता लगेगा कि करंट बिजनेस सिनेरियो किस हालत में है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका फर्दर स्टेप्स क्या रहेगा ऑडिट करने के टाइम पे। ठीक है, इसलिए बैलेंस शीट एनालिसिस करना या फिनेंशियल रेशियोज एनालिसिस करना एज एन ऑडिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑडिट करने में मैं ऑडिटर बन गया और आपको फाइनेंस नहीं आता अकाउंट्स नहीं आता आप खाक का ऑडिटर बन पाओगे। इसलिए जिसका अकाउंट्स एंड फाइनेंस का ग्रिप बेहतर हो वही जाके एज एन ऑडिटर एक्चुअल परफॉर्म करता है। ऑडिट कोई सब्जेक्ट नहीं है, वास्तव में ऑडिट क्या है कुछ नहीं है। इसको एक सब्जेक्ट बना दिया गया, ये सब्जेक्ट है ही नहीं। ये बेसिकली जो बात अभी कुछ देर पहले सुरजीत बोल रहा था कि सारा सब्जेक्ट का एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है ऑडिट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है चेकिंग करना। तो तुम चेक क्या करोगे, ऑडिट को क्या चेक करोगे? ऑडिट को ऑडिट कुछ नहीं करता, ऑडिट सब्जेक्ट है चेकिंग करना। उसको चेक करने के लिए यू नीड टू नो अकाउंट्स, यू नीड टू नो फाइनेंस, यू नीड टू नो टैक्सेशन, यू नीड टू नो लॉ। ये चारों चारों सब्जेक्ट्स में तुम्हारा दखल हो, कॉस्टिंग एज वेल एज, ठीक है, 4-5 सब्जेक्ट्स में तुम्हारा ग्रिप हो तो तुम्हारा ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल। मतलब मैं तो समझता हूँ कि सर इवन ऑडिट पढ़ के भी नहीं जाना चाहिए ऑडिट करने के लिए। ठीक है, लॉजिकल अप्रोच से ही ऑडिट हो जाता है। ठीक है, लॉजिकल अप्रोच से भी ऑडिट हो सकता है, बस आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आपका ग्रिप होना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली कुछ स्टैंडर्ड्स है, कुछ नियम है, उसको फॉलो करना है, प्रोसीडियर्स बाय बुक्स, दैट इज द थिंग। बट अगर आपको नॉर्मल सब्जेक्ट का नॉलेज हो फिर भी आप ऑडिट कर सकते हो। मतलब ऑडिट पढ़ना ही पड़ेगा ऐसा कोई जरूरत मतलब नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, मैंने कहने का बात है सर। हाँ, हर जगह लिख लिया सर। ना मैं क्यों ये बात बोला आप लोगों को, ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि ऑडिट पढ़ना नहीं चाहिए, ऑडिट तो ऐसे ही हो जाएगा। ये बोलने का मतलब बस इतना है कि ऑडिट पढ़ने के टाइम पे स्टूडेंट ना लोड ले लेता है कि भाई ऑडिट बाप रे थ्योरेटिकल पेपर है, कैसे पढ़ूं कैसे ना पढ़ूं, इतना लिखा कैसे याद करूं। लोग नॉर्मली ये सब सोचते हैं, ये जो इतना सारा चीज लिखा है ना उसको लगता है कि इतना सारा चीज याद कैसे करेंगे। बेसिकली अगर इसको कोई पढ़ लेता है ना तो पढ़ के समझ सकता है कि इसमें जो भी लिखा है ना वो बेसिकली लॉजिकल सेंस में कुछ बात को लिखा हुआ है। ये कोई मैंने पत्थर की लकीर की तरह नहीं लिखा है, लॉजिकल बात को जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उसी चीज को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ। अच्छा लिख लिया। अच्छा यहाँ पर एक एग्जांपल दे दो कि रेशियो का, से फॉर एग्जांपल स्टॉक का चेकिंग करने जा रहे हो तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो देख लो। ये तुम्हारा स्टॉक कितना साल में टर्नओवर होता है उसका रेशियो चेक कर लो। ठीक है, तो फिर आपका स्टॉक का एक आइडिया मिलेगा, सेल के हिसाब से कितना स्टॉक निकलता है तुम्हारा। तो ये था सर स्टॉक चेकिंग का एक बेसिक प्रोसीजर, याद रहेगा सर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश किया लिखाने का। हेडिंग करो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। ए लिखे चीज नील अभिजीत। है सर। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हेडिंग ब्रैकेट में लिख दो रिटर्न। इसका एक ऐसे भी है, ऐसे 580, ऐसे माने स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, ऐसे 580 में मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बात किया गया है, इसमें पॉइंट 1-2 करके लिखो। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन may be defined as assertion, facts, statements, claims made by management
assertion, हाँ, assertion, facts, statements, claims made by management to auditor during course of audit, during the course of ठीक है। नाउ इसमें एक चीज आपको समझना होगा सर कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में भी डिफाइंड एज असर्शन, फैक्ट, स्टेटमेंट्स, क्लेम मेड बाय मैनेजमेंट टू ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। मतलब जब हम लोग ऑडिट करने जाते हैं, ठीक है, तो ऑडिट करने के टाइम पे मैनेजमेंट से हम लोग बहुत चीज पूछते हैं, ठीक है, कि भाई आप बताओ यहाँ पर जो भी आप लिखे हो इसमें क्या हुआ था। तो बहुत सारा बात लिखा नहीं होता है, बहुत सारा चीज वो लोग डेटा मेंटेन नहीं करता है। जब कोई भी डेटा वो मेंटेन नहीं करता है तो वो मुंह में बोलता है, लेकिन वो जो बोला है उस बात को सही, मतलब वो कितना सही बात कर रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई ठीक है जो बोल रहे हो उसका लिखित दे सकते हो क्या, है ना। तो या तो बोलेगा नहीं नहीं लिखित नहीं दे सकते। अगर मानो बहुत ज्यादा घोटाला के केस है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑडिट में तो बहुत पता चलता है, ठीक है, प्राइवेट ऑडिट में फिर भी इतना भी नहीं मिलता, गवर्नमेंट ऑडिट में बहुत घोटाला मिलता है। अब अगर वो लिखित नहीं दे सकता तो फिर एक दूसरा चीज होता है, ठीक है मैं लिख लेता हूँ आप साइन कर दो, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ पॉइंट वाइज, मैं पूरा लिख लेता हूँ आप साइन कर दो, ठीक है। तो वही मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में बी डिफाइंड एज द असर्शन, फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स, क्लेम्स मेड बाय मैनेजमेंट टू ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ। समझ में आ रहा है बात? बहुत झमेला होता है सर। सरकारी ऑडिट में तो बहुत झमेला, ये लोग बात सुनता ही नहीं है, बात मानता ही नहीं है, ठीक है, तुमको पूरा पैर पकड़ लेगा। रोज बिरयानी का थाली लगा देगा। फॉलोइंग आर इट्स टू टाइप्स, फॉलोइंग आर इट्स टू unsolicited, unsolicited, unsolicited का मतलब है दैट इज मैनेजमेंट मेक्स रिप्रेजेंटेशन इन हिज ओन मोशन, मैनेजमेंट मेक्स रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट मेक्स रिप्रेजेंटेशन इन हिज ओन मोशन, इन हिज ओन मोशन मतलब खुद आगे करेगा, सुओ मोटू बोलते इसको, सुओ मोटू मतलब खुद से करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, वो खुद आके सारा चीज बोलेगा आपको, ठीक है। तो अगर खुद भी आके बोलता है तो भी तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ही होता है कि भाई मैनेजमेंट ऐसा ऐसा कहा, तो मैनेजमेंट मेक्स रिप्रेजेंटेशन इन हिज ओन मोशन, ये हो गया अनसॉलिसिटेड। पॉइंट बी, ये पॉइंट ए था, पॉइंट बी हो गया, हो जाता है सर इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक क्वेरी, क्या लिखोगे, इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक क्वेरी, यानी तुमने कुछ स्पेसिफिकली पूछा, ठीक है, ड्यूरिंग रिगार्डिंग बिजनेस, ठीक है, जो भी तुमको डाउट लग रहा है या जो भी तुमको ऐसे डाउट लगेगा, हमेशा जरूरी नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी हो सकता है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक क्वेरी, स्पेसिफिक क्वेरी में दैट इज ऑन बीइंग आस्क्ड बाय ऑडिटर, देखो दैट इज ऑन बीइंग आस्क्ड बाय ऑडिटर, दैट इज बीइंग आस्क्ड बाय ऑडिटर। तो ऑडिटर पूछेगा उसका भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, चुप नहीं रह सकते आप, बोलो जो भी पूछ रहे जवाब दे दो भाई, कोऑपरेट करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। सर कोऑपरेट नहीं किया तो रिपोर्ट में दे देना, ओपिनियन में दे देना, तो मारधर नहीं कर सकते, बंदूक नहीं दिखा दो, बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर नहीं बोलेगा, नहीं कोऑपरेट करेगा, ओपिनियन दे देना, चार ओपिनियन हो सकता है, क्वालिफाइड हो सकता है, क्लियर हो सकता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और एडवर्स रिपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो चार रिपोर्ट में से जो आपको लगेगा वही रिपोर्ट आप दिखा सकते, ठीक है।
इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन लेवल में सारा बात करके रखा, तो वो लोग कर ले, कोई पॉइंट वो लोग लिखे से वो लोग। तो 2 पॉइंट हो गए सर, एक अनसॉलिसिटेड जो मैनेजमेंट खुद आगे करेगा, और दूसरा हो गया अगर ऑडिटर पूछा तो उसका जवाब मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट खुद लिख के देता है बढ़िया है, नहीं लिख के देता बोलो तो मैं लिखता, और फिर दस्तखत करवा लेना, नहीं तो ये मैनेजमेंट बोला इसका कोई प्रमाण नहीं रहेगा। पॉइंट 3 लिखना इसमें, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन is not a substitute management representation is not a substitute of other audit evidences, is not a substitute of other audit evidences. Management representation is not a substitute of other audit evidences, and so whenever auditor receives auditor representations, so whenever auditor देखो इसमें, so whenever auditor receives auditor representations, management representation is not a substitute of other audit evidences, so whenever auditor receives management representation, sorry, मैं बार-बार गलत बोल रहा हूँ. When auditor receives management representations following 3 steps, must be performed. तीन स्टेज परफॉर्म करता है, ठीक. पॉइंट इसमें लिखना seek corroboratives, उन्हें ऐसे देख सकते हो, take corroboratives, ठीक है. CORROBORADIB हाँ, तुम देखिए नीचे. अच्छा, तुम इसमें लिखा सर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट और अदर ऑडिट एविडेंसेस, सो व्हेनेवर ऑडिटर रिसीव्स मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस फॉलोइंग 3 स्टेप्स मस्ट बी परफॉर्म, 3 स्टेप फॉलो करना है. सीक कॉरोबोरेटिव, जिसका मतलब होता है सर ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंसेस, इसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंसेस. ये हो जाएगा पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट हो जाएगा कंपेयर देम विथ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. Compare them with management representation. Point C में लिखो check whether management who made the representation was himself well informed or not. Himself well informed, मैंने तुम जिससे
एविडेंसेस का ऑल्टरनेटिव मांग रहे हो, क्या वो खुद जानता है सारा बात? अरे मैनेजमेंट में कौन आपको बता रहा है? सपोज तुम अकाउंट्स का सारा चीज चेक कर रहे हो, तो जो चीफ अकाउंटेंट होगा कंपनी का, तुम उनसे पूछोगे तो उसको पता लगेगा, किसी और को पूछोगे तो वो तुमको क्या इंफॉर्मेशन देगा, है ना? तो इसलिए चेक वेदर मैनेजमेंट हु मेड द रिप्रेजेंटेशन वाज हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड और नॉट। जो खुद ही नहीं जानता है उसका इंफॉर्मेशन लेके तुम क्या करोगे? तो ऐसा नहीं कि काम को मतलब कुछ केस में ऐसा ना, काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, किसी भी मैनेजमेंट से पूछ लेते हैं भाई, गेट कीपर को पूछ के क्या करोगे, है ना? चीफ अकाउंटेंट से पूछो, ठीक है। लेकिन हमारे सी इंस्टीट्यूट के केस में अलग, गेट कीपर लोगों को ज्यादा पता है जो लोग अंदर बैठे हैं उनसे। सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग। सी इंस्टीट्यूट में जो गेट कीपर लोग हैं ना, वो काफी वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, अंदर जो लोग स्टूडेंट सेक्शन में बैठे हैं उनसे काफी ज्यादा जानते हैं। पता नहीं सर ऐसा क्यों है। नेक्स्ट, अच्छा, फॉलोइंग आर इट्स टू मोड्स। मोबाइल में क्या चेक कर, मोबाइल में क्या चेक कर? फॉलोइंग आर इट्स टू मोड्स, सर यही डॉक्यूमेंट्स को पाने का, मैंने ये जो चेक करने के टाइम पे जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम करते हैं, इसका दो मोड हो सकता है, एक ओरल मोड और दूसरा रिटन मोड। तो मैनेजमेंट से जो तुम पूछ रहे हो, मैनेजमेंट तुमको उसका सही तरह का जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको तो तुम कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करोगे ना। तो ये एक तो ये, या तो वो तुमको ओरली बोलेगा या तो तुमको लिखित देगा, है ना? अब इसमें एक पॉइंट है सर, जो पॉइंट 5 में लिखो आप, पता समझ में आ जाएगा सर। पॉइंट 5 में इतना सा लिखो कि ऑडिटर नॉर्मली जब भी कुछ पूछेगा मैनेजमेंट से तो लिखित ही पूछेगा, जो भी रिटन में दे दो, है ना? तो इसमें लिखो ऑडिटर मस्ट आस्क फॉर रिटन रिप्रेजेंटेशन, जो भी दो भाई लिखित दे दो, समझ में सुविधा होगा। मैनेजमेंट मस्ट आस्क फॉर रिटन रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। ऑडिटर ने मांगा रिटर्न और मैनेजमेंट ने भी रिटर्न दे दिया। मैनेजमेंट ने रिटर्न मांगा, ऑडिटर ने रिटर्न मांगा, मैनेजमेंट ने भी रिटर्न दे दिया। तो मैनेजमेंट गिव्स, मैं रिटर्न को यहाँ पर WR लिख रहा हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? WR माने रिटर्न। तो इसने भी, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ बाबा, क्या जरूरत है। मैनेजमेंट गिव्स रिटर्न ऑल्सो, तो उसने मांगा रिटर्न, ऑडिटर ने मांगा रिटर्न, मैनेजमेंट ने दिया रिटर्न, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम इज देयर। मैनेजमेंट ने दिया, ऑडिटर ने मांगा रिटर्न, बट मैनेजमेंट ने दिया ओरल। ऑडिटर क्या करेगा, जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले यही बात एक्चुअली बोल रहा था, ऑडिटर शुड रिटन देम डाउन, ठीक है? तो लिख दो सर, ऑडिटर शुड रिटन देम डाउन, तुम खुद राइट डाउन कर लो, एंड गेट देम साइंड बाय मैनेजमेंट, एंड गेट देम साइंड बाय मैनेजमेंट। खुद लिख के मैनेजमेंट से साइन करवा लो। सर अगर मैनेजमेंट साइन करने से रोक टोक करे तो, तुमने साइन मांगा, उन्होंने साइन कर दिया, किसने, किसने गोपाल? मैनेजमेंट ने। ओके वेरी गुड, ठीक है। लेकिन जो तुमने लिखा वो साइन करने से अपने आप को एब्सटेन कर रहा है, माने बेसिकली रोक रहा है कि भाई हमको नहीं करना है, ठीक है? तो डज नॉट साइन, अगर डज नॉट साइन हो जाता है तो ये बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करने में एक लिमिटेशन पैदा कर, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे,
लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। ये ऑडिट का एक लिमिटेशन है, स्कोप ऑफ ऑडिट में एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो इस केस में ऑडिटर का क्या है, इस केस में ऑडिटर का क्या है सर, कि वो रिपोर्ट में बताए, ठीक है। अब ज्यादा कुछ तो मारपीट थोड़ी करेगा, ठीक है, मारपीट थोड़ी करेगा। तो उसको कैसे रिपोर्ट जनरेट करना चाहिए, मे बी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, है ना, कि भाई मेरे को तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मैंने क्या मैं ओपिनियन क्या दूं मैं, ये तो कुछ जो भी मैं पूछ रहा हूँ इसका जवाब को मानने के लिए रेडी नहीं है। तो जो मैं पूछ रहा हूँ अगर मानने के लिए रेडी नहीं, तो फिर मेरा ओपिनियन भी तो डिस्क्लेमर हो जा रहा है ना। हाँ, परिस्थिति का दुर्भाग्य, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। या फिर क्वालिफाइड भी दे सकता है, क्वालिफाइड माने थोड़ा बहुत नहीं, क्वालिफाइड माने पूरा पूरी ठीक नहीं है, ठीक ठाक लेकिन थोड़ा गड़बड़ है। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है विथ सम प्रॉब्लम, माने एकदम क्लियर जो है वो क्लियर होता है। क्लियर रिपोर्ट के लिए रीजन दिखाने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वालिफाइड के केस में तुम रीजन दिखा सकते हो कि क्यों तुमने क्वालिफाइड दिया। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के टाइम पे भी तुम रीजन बताना पड़ेगा तुमको कि क्यों तुमने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया। याद है ना सर, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऑडिट रिपोर्ट निकाल के पढ़ते हैं। पिछले क्लासेस में हर क्लास में मैं एक एक करके ऑडिट रिपोर्ट, पूरा कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट, पूरा क्या ओपिनियन दिया, ऐसे बड़ा बड़ा कंपनी का दिखाया, तो ज्यादातर केस में सब कुछ क्लियर ही दिखता है। और वही ज्यादातर रिपोर्ट अवेलेबल रहता है इंटरनेट में। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वाला रिपोर्ट इंटरनेट में अवेलेबल करवाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ऐसे मैं दिखाता ही रहता हूँ हमेशा। उस दिन आई थिंक कौन से कंपनी का दिखा रहा था सर, रिलायंस का। नहीं नहीं, एक दिन वो इसका IRFC का दिखा रहा था ना। हाँ चलो ठीक है, बाद में मिलेगा तो दिखाऊंगा, फिलहाल छोड़ो, दिखाता रहता हूँ, आज तो लिखने में थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। क्या मैं क्यों बोलता हूँ कि आप ऑडिट पढ़ने के टाइम, मतलब ऑडिट का रियल पढ़ाई करने के साथ साथ ऑडिट का रिपोर्ट भी पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप एक कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट पढ़ोगे तो एक्चुअल काम का वही तो फाइनलाइजेशन है। तो अगर आपको रिपोर्ट पढ़ने का आदत हो ना, तो आप अल्टीमेट हो जाएगा। एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन करता है, आपको डिफरेंट सिचुएशन दे देगा, आपको बोलेगा भाई इस केस में एक कंपनी का ऑडिट करने के टाइम पे तुमको क्या जवाब देना है। तो तुमको अगर पता है कि एक रियल कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या मैटर्स देखता है, क्या कैसे कैसे रिपोर्ट देता है, वही क्वेश्चन है और वही उसका आंसर भी है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही लोगों को ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाता हूँ। सिर्फ किताबी बात क्या है ना, लोगों को बोर कर देता है। और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा वास्तव के साथ कनेक्ट कर दूं। और कोई भी कंपनी निकाल के बोलता हूँ कि भाई इसका ऑडिट रिपोर्ट ये है, मैं खुद पहले रीड करता हूँ। स्टार्टिंग में लोगों को आधा समझ में आता है, आधा नहीं। फिर मैं बोलता हूँ देखो धीरे धीरे जब ऑडिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर पूरा ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना समझ जाओगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैटर में भी थोड़ा सा ग्रिप चाहिए। तो देखना आप ऑडिट रिपोर्ट में वो क्या बोलना चाहते हैं आपको पता लग जाए। फिर क्वेश्चन कुछ भी करें, देख लेंगे, इसके साथ थोड़ा प्रैक्टिस। यहाँ तक लिख लिया सर, नील अभिजीत लिखा। हाँ सर। ओके नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने दो बात किया, हाँ ऐसा क्या किया। अच्छा, इसमें दो पॉइंट था, एक मैनेजमेंट ने रिटर्न मांगा था दे दिया, एक मैनेजमेंट ने ओरल दिया, रिटर्न मांगा था ओरल दिया, तो क्या करना है। लास्ट में है मैनेजमेंट अगर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहा है, एनआर, एनआर माने नो रिप्रेजेंटेशन। ये तो बहुत खतरनाक बात है, नो रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी सेम बात लिखो, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। ये तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मतलब एक्चुअली ओरल वाला केस में भी जो लास्ट वाला पॉइंट था उसका पॉइंट का मतलब जो है, इसका भी वही मतलब। नो रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या, तुम बोल रहे हो लेकिन जो तुम बोल रहे हो उसको तुम मान नहीं रहे हो। बोलने के टाइम पे बोल रहे हो, पर जब मैं बोल रहा हूँ कि लिखित दे सकते हो, आप बोल रहे हो कि नहीं। इसका मतलब जो है और नो रिप्रेजेंटेशन का मतलब सेम ही तो है, ठीक है।
तो लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। तो जैसे ही तुमको लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट हो जाता है तो अगेन तुम्हारा रिपोर्ट में क्या आएगा, वही या तो क्वालिफाइड रिपोर्ट और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एडवर्ट्स भी दे सकते हो केस टू केस। ठीक है, समझ में आया सर यहाँ तक बात? तो ये था ऑडिट एविडेंस के साथ जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें आज आपको मैं स्टॉक ऑडिट का भी लिखा दिया और उसके साथ साथ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का भी एक पॉइंट था जो ऐसे 580 डिस्कस करता है, उसको भी मैंने डिस्कस किया। ये सब बात ना आपको जब मैं इसके ये सब शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिखाने के बाद जब आपको मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और ये डिस्कस करूंगा तब आप देखोगे कि ये सारा पॉइंट कैसे हर किसी को कनेक्ट करता है। ठीक है, मैंने ये जितना सारा शॉर्ट नोट्स में मैं लिखा रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं हर जगह से आके ऑडिट को कनेक्ट करेगा, तुम्हारा जवाब को लिखने में तुमको हेल्प करेगा। नहीं, ऐसा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा इसका चांसेस बहुत ही कम है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना के बराबर पूछेगा। मे बी सीएमए के केस में पूछता है, सीएमए इंटर में पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चंस, बस सीए के केस में तो मतलब आप ना के बराबर मान के चलो, केस स्टडी से ही पूछेगा। मैंने सिंपल आपको एक ऐसा सिचुएशन दे देगा, ऐसे बोलेगा कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। मैंने आपको एक पूरा सिचुएशन दे देगा, उसमें मानो आपको सिंपल बोलेगा कि मैनेजमेंट ओरल रिप्रेजेंटेशन में साइन नहीं कर रहा है, तो एज एन ऑडिटर व्हाट यू नीड टू डू इन दैट केस। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लिखना वही है। केस स्टडीज क्वेश्चन में भी वही लिखना होता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखना होता है। बस केस स्टडीज क्वेश्चन में आपको केस स्टडीज को पढ़ के समझ के फिर लिखना होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन में आप डायरेक्टली चालू, यही डिफरेंस होता है। लिखने के लिए किताब में जो पॉइंट्स दिया है इसके बाहर और कुछ भी नहीं होता। बट हाँ, केस स्टडीज क्वेश्चन का लिखने का एक तरीका होता है जो मैं ऑलरेडी पहले भी कुछ बताया, आगे भी बताऊंगा। और आगे बहुत सारा केस स्टडीज क्वेश्चन आपको मैं पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये जो बेसिक नोट को मैं रेडी कर रहा हूँ इसको एक बार मुझे रेडी करना है। नहीं तो क्या होगा ना, एग्जाम में आपका पेन नहीं चलेगा। एग्जाम में पेन चलना चाहिए, उसका काम कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है इसे 210 उसके बारे में बात करता है। इसका मतलब है सर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इस बार मैंने सोचा था कि इतना सारा शॉर्ट पॉइंट्स नहीं लिखाऊंगा। मैं सोचा था सिर्फ इंस्टीट्यूट का जो भी टॉपिक है टॉपिक बेस्ड पढ़ा दूंगा। फिर मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है ना, स्टूडेंट ऑडिट को ना बहुत बोर हो रहा है। फिर मुझे लगा नहीं ये तरीका सही नहीं होगा। फिर मैंने लिखाना चालू किया। मैंने स्टार्टिंग में लिखाना चालू नहीं किया। अब मेरा पहला 2-3 क्लास से हम सुनोगे मैं पूरा मैथ को ही समझा रहा था, पढ़ा रहे थे। फिर मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ मैथ पढ़ाने से स्टूडेंट लिख नहीं पाएगा। फिर से मैं लिखाना चालू, नहीं तो मैं इस बार सोचा था कि इस बार लिखाऊंगा नहीं। হ্যাঁ, করবো। ওগুলো আমি করবো, আমি অলরেডি প্রথম দিকে করেছি, আমি আবার এই পয়েন্ট গুলো হয়ে গেলে আমি আবার মিডিল মিডিল নেবো আমি। কিন্তু একদম শুধুই ম্যাথ পড়াতে থাকলে না ও ম্যানেজ করতে পারবে। ও ঠিক আছে, ম্যানেজ করে দেবে। ইন্টারভেনশন একা থাকি তো ক্লিয়ার হচ্ছে বলছি। আমি বুঝতে পারছি না, তবে আমি মিডিলে মিডিলে আবার নোটসও করাবো। ঠিক আছে, কিন্তু একদম নালে এরা তো একদম নিউ কামার না, এরা কিছু ধরতে পারবে না। বুঝতে পারছো? মানে তোমাদের তবু একটু কি এক্সপিরিয়েন্স আছে, তো তোমরা ব্যাপারটাকে যেভাবে বুঝে নিচ্ছ। প্র্যাকটিস ঠিক আছে, এবার এরা তো প্র্যাকটিস এবার এরা যদি আমি এদেরকে একদমই যদি একটু গ্রিপ না দিই না, এরা কিছু ধরতে পারবে না, এরা পুরো বোর হয়ে যাবে। এরা ভাববে কি এরা ভাববে কি অডিট কি জিনিস সেটাই বোঝালো না, আর শুধু ম্যাট পড়িয়ে যাচ্ছে। এরকম করলে তখন কি হবে, এরা পুরো পুরো ভয় পেয়ে যাবে। এমনিতেই থিওরিটিক্যাল পেপারে সবাই ভয় পায়। ঠিক আছে, থিওরি থিওরি ভেবে সবাই এমনি এত ভয় পায় না, মানে তখন আরো সমস্যা।
না আমি যেন কম্বো করছি, একটু একটু করে ম্যাট নিচ্ছি, একটু একটু করে লিখছি। যেমন আজকে লেখাচ্ছি, নেক্সট দিন আবার ম্যাট। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, लिख लिया। देखो, जब ऑडिट, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर को एंगेज करता है, ठीक है, तो उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। तो क्या टर्म में एक ऑडिटर को एंगेज किया जा सकता है, इसके बारे में आपको एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको अभी पॉइंट वाइज फटाफट दिखाता हूँ। देयर आर द क्लैरिफिकेशन made by auditor there are the clarification made by auditor to his client, made by auditor to his client before accepting audit. Clarification made by auditor to his client before accepting. इसको हम लोग बोलेंगे, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है पहले भी। फॉलोइंग आर दी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। Terms of audit engagement. Now, what is audit engagement? इसमें एक बात तो सबसे पहले लिखो कि अकाउंटिंग इज द responsibilities of management कई बार क्या होता है, कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, खुद का अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता और सोचता है ऑडिटर आके जो भी गड़बड़ है ठीक कर देगा, ठीक है। तो ऑडिटर किसी का अकाउंट्स ठीक करने नहीं जाता है, ये बात सबसे पहले समझना पड़ता है। ऑडिटर का काम अकाउंट्स ठीक करने जाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग फिर भी क्या करते हैं ना, जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के इसलिए लिखाना पड़ता है। ऑडिटर का काम कभी भी मैनेजमेंट का अकाउंट्स ठीक करना नहीं है। मैनेजमेंट का अकाउंट्स का काम करेगा कौन? ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटेंट है, वो चार्टर्ड भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, बीकॉम पास वाला भी हो सकता है, ठीक है। अब तुम जिसको भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए कहीं पर भी कोई रूल नहीं है। एमबीए फाइनेंस वालों को भी रख सकते हो, जो भी तुम्हारे अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं तुम उसको रखो, ठीक है। लेकिन अब ऑडिटर तो जो है, जो चार्टर्ड पास करके गया है, या इंटरनल ऑडिट के केस में नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटेंट भी जा सकता है, तो वो जो जा रहा है ना ऑडिट को चेक करने के लिए, तो वो जाते ही वो अकाउंट्स को चेक नहीं करेगा, मैंने अकाउंट्स का ठीक ठाक नहीं करेगा, भाई ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। वो बोलेगा अकाउंट से मेंटेन नहीं किया, यही ओपिनियन देगा, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ। नॉर्मली क्या होता है ना रियल लाइफ में, वो बोल देते हैं कि सारा डॉक्यूमेंट्स तो रेडी करो तब ना मैं चेक करूंगा, चेक करके मेरे को बताना, फिर मैं आऊंगा। नॉर्मली ऐसा होता है। इंटरनल कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन अंदर से कैसे काम करेगा, ये भी ऑडिटर का काम नहीं है। ऑडिटर जाके लोगों को सजेस्ट करता है रियल लाइफ कि ऐसा करिए वैसा करिए, ठीक है। ये नहीं, ये बताने का भी काम नहीं है ऑडिटर, लेकिन वास्तव में करना पड़ता है। लेकिन अगेन दिस इज द पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट नॉट द ऑडिटर। कंपनी इंटरनली स्ट्रांग रहेगा किस तरह से, इसके बारे में ऑडिटर नहीं बोलेगा। आप अच्छा अकाउंटेंट रखो ना, सही सैलरी के साथ, उसको पता है कि कैसे करने से
सारा डॉक्यूमेंटेशन सही रहता है, ठीक है, डिपार्टमेंट कैसे मैनेज होता है, लेकिन करता नहीं है। सी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी auditor's responsibility is only to comment, only to comment। क्या क्या कमेंट करना है? whether the financial statements are showing true and fair view or not। Auditor's responsibility is only to comment whether the financial statements are showing true and fair view or, बस इतना सा काम है। This is the primary responsibilities of an auditor। इसी काम के लिए ऑडिटर को एक्चुअली कंपनी में एंगेज किया जाता है कि भाई जाओ और जाके देख के बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक ठाक शो कर रही है। हाँ मतलब सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारा फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट डी में लिखिए सर, ऑडिटर्स should have been unrestricted sorry unrestricted access to the books of accounts, to the books of accounts। Auditor should have an unrestricted access to the books of, माने आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आपको परचेस बुक दिखाऊंगा सेल बुक नहीं दिखाऊं, ठीक है, जर्नल प्रॉपर मुझे दिखाना ही नहीं है, ठीक है, मतलब मुझे सब्सिडियरी नहीं दिखाना है, सिर्फ कैश बुक दिखाऊंगा, बाकी और बाकी बुक्स को मैं नहीं दिखाऊंगा। मतलब ऐसा कोई भी बात आप नहीं कर सकते, ऑडिटर अगर लगा ही नहीं सकते, आप किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते ऑडिटर पे कि भाई ये चेक करो ये नहीं, क्योंकि मैं आपको यही दे रहा हूँ, आप यही चेक करके बता दो, मेरे पास और कुछ नहीं। ऐसा बात आप नहीं कर सकते। ऑडिटर कांट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय, ठीक है, ऑडिटर का पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन से पे करेगा जो भी एज पर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर पीरियडिकल कॉन्ट्रैक्ट हो, जिस कॉन्ट्रैक्ट से ऑडिट का काम आपने ऑडिटर को दिया, ऑब्वियसली जो कंपनी एंगेज करेगा उसी को पेमेंट करना है। पेमेंट करोगे इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऑडिटर को खरीद लिया। ये गलत फहमी होता है लोगों को नॉर्मली कि भाई मैं तो पेमेंट तो मैं करूंगा तो रिपोर्ट मेरे हिसाब से जनरेट करके दे। समझ में आ रहा है सर? ऑडिटर का पेमेंट करेगा मैनेजमेंट ही, माने एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास आप जा रहे हो ऑडिट करने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका एम्प्लॉय है कि आप जैसे बोलोगे वैसा काम करेगा, नहीं, वो इंडिपेंडेंट। इसीलिए रिपोर्ट जब निकलता है उसमें क्या लिखा रहता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ओरिजिनल में भी दिखाया कि नहीं दिखाया, लास्ट दिन भी पढ़ा रहा था, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट में किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं है, मैंने मैनेजमेंट अपने हिसाब से रिपोर्ट दिखा नहीं सकता, भले ही पेमेंट वो करे। तो लिखो ऑडिटर कांट बी ट्रीटेड एज, लिख लिया सर? यहां तक बात लिख लिया ना? ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये था ऑडिट एंगेजमेंट का कुछ बेसिक टर्म्स। अच्छा इसमें ये था पॉइंट 2 के अंदर ABCDE करके मैंने आपको लिखाया। आप एक काम करो पॉइंट 3 करके इसके अंदर कुछ और पॉइंट ऐड करो, मतलब उसके अंदर नहीं, मतलब एंगेजमेंट के अंदर ओवरऑल। जैसे एक काम होता है सर, रिकरिंग ऑडिट बोल के कॉन्सेप्ट क्या होता है? रिकरिंग ऑडिट, रिकरिंग ऑडिट मीन्स
हाँ हाँ हाँ, एक ही क्लाइंट का ऑडिट बार बार करना, मोटा मोटी 5 साल तक ऑडिट किया जा सकता है। तो अगर आप एक ही क्लाइंट का फिर रीअपॉइंटमेंट होता है, तो जब आप एक ही ऑडिटर का रिपोर्ट बार बार ईयर और ईयर करते रहते हो तो उसको रिकरिंग ऑडिट बोलते हैं। तो वही चीज आप बस लिखो कि रिकरिंग ऑडिट मीन्स व्हेन some clients financial statements are audited year after जब किसी किसी क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर आफ्टर ईयर आप करते हो तो उसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, रिकरिंग ईयर। एक इंपॉर्टेंट पार्ट फोर्थ पॉइंट पे दे दो, ऑडिटर can't change and cannot change auditor cannot change terms of audit engagement. Yes, auditor can't change terms of audit engagement in case of recurring audit. In case of recurring audit, except some following cases. Mainly two cases. Point A, when management of the client, when management of the client has changed. Yes. मैंने नॉर्मली ऑडिटर ऑडिट एंगेजमेंट का जो टर्म्स कंडीशंस है उसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन पे तुम ऑडिट करने गए हो, सपोज तुमने पहले जहां पर गए थे उसी ऑर्गेनाइजेशन पे कंपनी थोड़ा सा हैंड चेंज हुआ है या फिर मैनेजमेंट ही चेंज हो गया, कि पहले जो अकाउंट्स में था, जो सेल्स में था, जो परचेज में था, वो सारा मैनेजमेंट अंदर में ही अंदर पूरा चेंज हुआ है। तो पहले जो मैनेजमेंट था, अभी जो मैनेजमेंट है, अगर वो अलग है, ऐसा तो हो ही सकता है, ऑर्गेनाइजेशन अपना मैनेजमेंट चेंज कर सकता है। तो अगर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है तो इन दैट केस ऑडिटर भी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज कर सकता है न्यू मैनेजमेंट के साथ। अदरवाइज अगर सेम मैनेजमेंट है तो ऑडिटर इसमें चेंजेस का काम नॉर्मली नहीं करता है। तो वही बात कर रहा है कि ऑडिटर कांट चेंज टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट एक्सेप्ट सम फॉलोइंग केसेस। उसका एक पॉइंट, इन केस ऑफ रिकरिंग रिकरिंग ऑडिट, हाँ जो बार बार, कौन सा फर्स्ट टाइम जाने के टाइम पे तो ऑडिट तुम फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम करना मैंने रेकर हो गया ना, थर्ड टाइम किया मैंने रिकरिंग हो गया। तो जब तुम फर्स्ट टाइम ऑडिट कर लिया, अब तुम सेकंड टाइम जा रहे हो, तो उसमें तुमको चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर मैनेजमेंट के साथ तुम्हारा कुछ स्पेशल बात हो रहा है उस बात को अलग है, लेकिन नॉर्मली जो टर्म्स कंडीशन स्टार्टिंग में चालू होते हैं वही टर्म्स सबमिट करना पड़ेगा। every time करना पड़ेगा, माइनस ऑन टाइम और फिर इसका आवर्स में एग्जैक्टली, तो इससे जो एक क्वार्टर के सेकंड तक 70% है, तो बिल्डिंग से वो बताने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ चेंज नहीं होता कि आपको पता। सो व्हेन मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट हैज चेंज्ड, ठीक है, तब जाके वो लोग चेंज करने का बात करते हैं। So when auditor feels, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट भी देख सकते हो आप, when auditor feels that old management has forgotten the terms and conditions, यानी पुराना वाला जो मैनेजमेंट है
उनको याद ही नहीं है कि क्या टर्म्स कंडीशन था, क्योंकि कभी कभी बार 3 साल 4 साल पुराना बात हो जाता है, तो ओल्ड मैनेजमेंट के पास डेटा नहीं मिलता या फिर वो भूल जाते हैं। ऐसे केसेस में वो फिर से एक बार बोल सकते हैं। सो ऑडिटर फील्स दैट ओल्ड मैनेजमेंट हैज फॉरगॉटन। बेसिकली ये कुछ पॉइंट है सर, ये एक पेपर फॉर्म के लिए इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि फॉर्मेट या नहीं होगा, बात वो नहीं है। अब एस्टिमेटिंग जैसे अगर ऑडिटर को प्रेशराइज किया जाता है कि समथिंग व्हिच इज उसके हिसाब से सही नहीं है, तो मैं थोड़ा बता देता हूं मैं कौन हूं, ये कौन है। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। सो व्हेन ऑडिटर फील्स दैट ओल्ड मैनेजमेंट हैज फॉरगॉटन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, फॉरगॉटन द टर्म्स ऑफ ऑडिट, एग्जैक्टली। ठीक है, देख लिया। तो ये मेनली दो केसेस है जहां पर ऑडिटर अपना नया एंगेजमेंट कॉन्सेप्ट बता सकता है मैनेजमेंट को, अदरवाइज जैसा चल रहा था वैसे ही चल रही। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख लो, एनी चेंज in terms of audit engagement is possible only when client and auditor agree, है ना। बेसिकली ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिसका ऑडिट होने वाला है और जो ऑडिट करने वाला है, दोनों के अंदर एक एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना प्रॉपर। दोनों को एक जगह में तो कॉमन होना ही पड़ेगा। तो ही बोलते हैं कि एनी चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन क्लाइंट एंड पॉइंट आते हैं हटाया, तेरे दिक्कत है ना, देख रहे हैं ठीक है, बाद में देख लिया, देख लिया ना, लिख लिया ना। Any change in terms of audit engagement is possible only when clients and auditor agree. Clients and auditor agree. यहाँ अभी भी राजी होगा तब ना जाके काम बनेगा। ठीक है सर, तो इसमें और क्या बताना चाहिए, और क्या बताना चाहिए। चलो एक और बात लिख देते हैं, इसी पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है कि मानो कि जो चेंज करना चाहता है ये जस्टिफाइबल नहीं। ठीक है, ये भी तो कनेक्टेड पॉइंट है। सो यहाँ पर एक पॉइंट लिख दो, छठा पॉइंट में, इफ द चेंज इज unjustifiable, if the change is unjustifiable, auditor has to disclose, because if the change is unjustifiable, then auditor must discharge। ठीक है, मैंने वो बेसिकली अपना ड्यूटी से अपने आप को चार्ज से डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, वो जो चार्ज लिया था वो चार्ज को डिस्चार्ज कर देगा। ये रिसेंटली हुआ है डेलॉयट और इसके बीच में, बायजूस, वाई डेलॉयट लीव बायजूस, इसको लेके बहुत बहस हुआ सर। ये लगा Deloitte, the auditor of Baiju's, resigned with immediate effect in June 23 due to the company's delayed financial statement for the year ending March 31, 2022. Deloitte said the Baiju was delaying filing financial statement, and the delays made it difficult to complete audit on time. Deloitte also said that the company made modification to 2021 audit report, which had a significant impact on their ability to perform audit according to necessary standards.
मतलब समझ रहे ना, वही जो हमारे एंगेजमेंट का जो भी टर्म्स कंडीशन है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो फिर जाके बाईजू ने बाद में बीडीओ को एमएस के एसोसिएट्स बोल के है उसको न्यू ऑडिटर अपॉइंट किया। The company said this will help it afford the high standards of financial scrutiny and accountability. Byju's and education technology. मैं रिसेंटली एक केस हुआ है कि मैंने टर्म्स कंडीशंस मैच नहीं कर रहा है, और अगर ऑडिटर को लग रहा है कि वो उनके लिए सही नहीं है तो वो अपना लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करके वो छोड़ के जा सकता है। भाई हमको नहीं पोसा रहा है, सिंपल बात है, ठीक है। जैसे डेलाइट छोड़ के चला गया वैसा ही, समझ में आया सर बात। If the change is unjustifiable, then auditor must discharge, ठीक है। Auditor must discharge because it will hamper the quality of audit. Will hamper the quality of जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे दो। जैसे क्लाइंट बोल रहे हैं इंटरनल लेवल में, क्लाइंट रिक्वेस्ट not to vouch any purchase bill or any sale bill, ठीक है। एनी सेल बिल या एनी परचेस बिल भाउच मत करो, ठीक है। तो क्लाइंट इस तरह से अगर बोल रहा है ऑडिटर को तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो ऑडिट का रिपोर्ट खराब होगा, ऑडिट का रिपोर्ट खराब होगा तो इसमें कंपनी का क्या जाएगा वो तो कंपनी जाने, पर ऑडिटर का बहुत कुछ जा सकता है, ठीक है। डिग्री जाने का तो बहुत दूर का बात है, पहले डिग्री का मैटर नहीं है। पहले सबसे बड़ा है कि उसका जो गुडविल है, ठीक है। मानो कि तुम जिस कंपनी के बारे में अच्छा रिपोर्ट दिया, कुछ दिन बाद वो कंपनी फेलियर हो गया, तो तुम्हारा जो फार्म है या तुम्हारा जो एज ए ऑडिटर जो तुमने जो नाम कमाया था उसका क्या सिचुएशन होगा। आगे कोई भी क्वालिटी कंपनी तुम्हारे पास ऑडिट करने के लिए नहीं आएगा या तुमको अपॉइंट नहीं करेगा, तो फिर तुमको क्या मिलेगा, वही दो नंबरी कंपनी मिलेगा। अगर तुम अपने आप को उस क्वालिटी में रखना चाहते हो रख सकते हो, बट कल जब गवर्नमेंट ऐसा कंपनी को बैम्बू कर देगा तुमको भी बैम्बू कर सकता है। इसलिए अगर तुमको अपर लेवल में जाना है तो तुमको क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए, है ना। अदरवाइज तुम्हारा प्रोफेशन में ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कांटा बने। अगर बड़ा होना है, अगर कोई बोलेगा नहीं भाई हम ऐसे ही ठीक है वो अलग बात है। So clients request not to couch any sale bill, something like that. if the अच्छा अगर सब कुछ ठीक ठाक है, if the change is justifiable, अगर चेंज जस्टिफाइबल है, it does not hamper the quality of audit, it does not hamper the quality, है ना, of audit। अगर चेंज जस्टिफाइबल है तो ये कभी भी क्वालिटी ऑफ ऑडिट को हैम्पर नहीं करेगा। देन ऑडिटर हैज एन ऑप्शन टू, सर हैम्पर नहीं करेगा तो फिर ऑडिटर क्या ऑडिट करेगा। जैसे तुम मेरे को पूछ रहे थे ना कि सर ऑडिटर के पास क्या ऑप्शन रहता है कि ऑडिट कर भी सकता है ना भी कर सकता है, तो आंसर इज यस। अगर सब कुछ ठीक ठाक है फिर भी ऑडिटर करेगा कि नहीं करेगा ऑडिटर का पर्सनल इच्छा है ना। वही बात कर रहे हैं, इफ द चेंज इज जस्टिफाइबल इट डज नॉट हैम्पर द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, देन ऑडिटर हैज एन ऑप्शन टू एग्री और डिसएग्री, है ना। सब कुछ ठीक है फिर भी मुझे करना है कि नहीं करना है, इस पे ऑडिटर का कंप्लीट रिस्पॉन्स माने इंडिपेंडेंसी है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। सब कुछ ठीक नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, ये ऑडिटर का पूरा हक बनता है कि भाई मैं डिस्चार्ज करूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब कुछ ठीक है फिर करना है कि नहीं करना है ये मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से, ठीक है। गोपाल समझ में आ गया, नील, अभिजीत, हाँ सर। अच्छा
इसमें एक छोटा सा पॉइंट लास्ट कर लो आज. क्लाइंट चेंजेस the 7th. Client changes the terms of audit engagement. क्लाइंट ने ऑडिट एंगेजमेंट का टर्म्स को चेंज कर दिया. ठीक है, वही जो मैं आपको अभी बोला उसी को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा दे रहा हूं. अगर सब कुछ जस्टिफाइबल है, ऑडिटर एग्री कर गया, अगर ऑडिटर एग्रीड है तो ओके है. ऑडिटर डिसएग्री हो गया, ऑडिटर डिसएग्री करेगा और डिसएग्री करके ऑडिटर रिजाइन कर देगा. टर्म्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट में अगर दिक्कत है तो डिसएग्री करेगा, फिर ऑडिटर मस्ट रिजाइन एंड इन्फॉर्म दी अदर डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स. ऑडिटर मस्ट रिजाइन हाँ जस्टिफाइबल चेंज है. चेंज जो है वो जस्टिफाइबल है, जस्टिफाइबल चेंज है. जस्टिफाइबल चेंज, ऑडिटर एग्री किया ओके हो गया, बट ऑडिटर डिसएग्री. जस्टिफाइबल चेंज में ही, सॉरी यहाँ पर ना, ये बेसिकली इसी पॉइंट के अंदर है. थोड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो गया. जस्टिफाइबल, हाँ मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा खराब हो गया. जस्टिफाइबल चेंज के अंदर ये दोनों पॉइंट आते हैं. जस्टिफाइबल चेंज में ऑडिटर एग्रीड है ओके, जस्टिफाइबल चेंज में ऑडिटर डिसएग्रीड है तो क्या करना चाहिए. जस्टिफाइबल चेंज में ऑडिटर डिसएग्री, ऑडिटर मस्ट रिजाइन एंड इन्फॉर्म द अदर डायरेक्टर्स. बता दो भाई, इन्फॉर्म, चिट्ठी लिख के या ईमेल कर दो. इन्फॉर्म अदर डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है भाई कंपनी में, स्पेशली जो लार्ज शेयर होल्डिंग रखता है. ठीक है, उनको तो बताना ही पड़ता है. ऑडिटर मस्ट रिजाइन एंड इन्फॉर्म अदर डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स. लिख लिया. इसमें इधर एक दूसरे साइड में एक पॉइंट लिख लो. नहीं लिखा? हो गया. चेंज अनजस्टिफाइबल, माने जो चेंज करने के लिए बोला जा रहा है ये चेंज ही गलत है. ठीक है, और अनजस्टिफाइबल चेंज को अगर ऑडिटर एग्री करता है ये ओके होगा क्या? अरे अनजस्टिफाइबल चेंज को अगर ऑडिटर एग्रीड करता है ये ओके है? नॉट ओके. और नॉट ओके का मतलब है गिल्टी, इनको सजा मिल सकता है. गिल्टी अंडर शेड्यूल 2 ये एक्ट में, ICAI एक्ट 1940. इस एक्ट के तहत इनको सजा दिया जा सकता है. मतलब वो डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा गलती किया है नहीं किया, उस हिसाब से कोड ऑफ कॉन्डक्ट को देख के किया जाएगा. बट अगर तुमने एग्री कर लिया और वो भी एक अनजस्टिफाइबल चेंज पे एग्री कर लिया, कैसे किया है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड पूछेगा ऑडिटर को, है ना, कि भाई तुमको कौन इतना बड़ा साहस दिया, हाँ कौन इतना बड़ा साहस दिया तुमने कि कैसे कर लिया. हाँ पैसा का लोभ इतना ज्यादा हो गया. सही करेगा ना. अनजस्टिफाइबल चेंज पे डिसएग्री करना ही तो नॉट नेचुरल बात है ना. ऑडिटर डिसएग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है. सेम वही पॉइंट, ऑडिटर मस्ट रिजाइन एंड इन्फॉर्म अदर ऑडिटर्स. ऑडिटर मस्ट रिजाइन एंड इन्फॉर्म अदर ऑडिटर
एंड शेयर प्रोडक्ट्स। ये था ऑडिट एंगेजमेंट रिलेटेड ओवरव्यू। ठीक है सर, समझ में है ना? कठिन तो नहीं लगा? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बट एक बार पढ़ लेना, ठीक है, घर पे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक को डिटेल्स में समझाऊंगा। टॉपिक का नाम है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। इसको कैसे कॉन्डक्ट किया जाता है, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर भी करूंगा, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व। ठीक है, ये बेसिकली नेक्स्ट क्लास में होगा। मैंने पूरा प्रोसेस को मैं डिटेल्स में समझाऊंगा और इस रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो मेरा शॉर्ट नोट्स रहेगा उसको भी लिख के रख ले। नेक्स्ट क्लास में टाइम मिलेगा तो लिखाऊंगा, अगर नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा। जॉइंट ऑडिटर के बारे में बात करूँ। जॉइंट मैंने क्या एक फॉर्म में एक साथ पीडब्ल्यूसी डेलॉयट काम कर सकता है? हाँ, अटैच नहीं हुआ, हुआ तो ये आपका बिल्कुल स्टूडेंट है উষা মার্টিনে জয়েন্ট অডিট করেছিল, পিডব্লিউসি ছিল একটা অডিটর আর তোমরা আরেকটা। ওদের অ্যাটাচ সাথে তোমাদেরকে রিক্রুট কে করেছিল? মেইন মানে পিডব্লিউসি করেছিল না মেইন কোম্পানি? अच्छा, पिडब्ल्यूसी पार्टनर। तो वही इसी चीज के बारे में नेक्स्ट दिन बात करूंगा सर। जॉइंट ऑडिटर, एक कंपनी में क्या दो दो ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन या ऑडिट फर्म या दो इंडिविजुअल ऑडिटर ऑडिट कर सकते हैं कि नहीं, और अगर करता है तो क्यों करता है और उनका रिपोर्ट कैसे सबमिट होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं मेनली चैप्टर का ये डिस्कशन रखूंगा। ठीक है, समझ में आया सर? ठीक है, इजी है, ऑडिट इजी है। ऑडिट मुश्किल वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर इसको तुम थोड़ा सा समझ के पढ़ो तो ये कोई मुश्किल नहीं। समझ के पढ़ो, थोड़ा प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि अभी मैं ओवरव्यू भी देते हुए चल रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सिंपल सिंपल बात कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे जैसे और आगे बढ़ूंगा थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटीज पता। ठीक है, अभिजीत, नील, बाय ताले आज के टाटा। बाय सर। बाय सर। ओके नील, बाय। নীল কি এখনো আসিস নি নাকি টাকিতেই বসে আছিস? আরে নীলের আওয়াজ পাচ্ছি না। ঠিক আছে, বাই। आर्टिकलशिप के दौरान हाँ हाँ हाँ, एक सरकारी ऑडिट पे गया। हाँ, सरकारी ऑडिट, विद्युत भवन ऑडिट है।